ये जो सुपरवाइजर सिलेक्शन होती है ना, ये वो शादी के लिए सिलेक्शन से भी तगड़ा काम है कि अल्लाह बचाए बुरे दोस्त से, अल्लाह बचाए बुरे शरीके हयात से, और अल्लाह बचाए बुरे तालिब इल्म से। जब मैं आपके पास रिसर्च के लिए आया था 8वें सेमेस्टर में, तो आपने एक मुझे कोई टॉपिक दिया था और एक रिसर्च पेपर दिया था जो आपके किसी स्टूडेंट ने पब्लिश किया हुआ था। तो आपने कहा था कि इसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं पहले 2 महीने आपको ये साबित करता रहा कि सर ये पेपर गलत पब्लिश हुआ है, ये एक्यूरेट नहीं है। मुझे और ये फिर याद नहीं है कि कौन से पेपर की बात कर रहे हो। एंड पर आपने मान लिया कि हाँ ये पेपर गलत है। तो फिर 2 महीने अब जब रह गए थे, फिर आपने मुझे एक नया मुझे टॉपिक दिया। मेरी बात सुनो, अब मुझे ना अभी याद नहीं आ रहा, ठीक। तो मैं इसके बाद देखता हूँ कि मेरी कौन सी वैलिड गलती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हासिल लतीफ़ हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर इमरान जुबैद, जो कि बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। सर आज की जो वीडियो का टाइटल है वो एमफिल और पीएचडी से रिलेटेड है। ओके। समझ लें कि अंडर ग्रेजुएट जो स्टूडेंट्स हैं उनके कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ ओके फाइन। और इनके मुतालिक मुझे आपकी कीमती राय दरकार है। ओके। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। सर जी मेरा जो पहला सवाल है आपसे वो ये है कि एमफिल और पीएचडी क्यों की जाए और एमफिल और पीएचडी में क्या डिफरेंस है? देखिए, जिंदगी में बका के लिए आपके पास कोई स्किल ऐसी होनी चाहिए जो मुआशरे की जरूरत हो, एडवांस्ड हो, मुश्किल हो, सबके पास ना हो, ताकि आप उधर अपना नाम बना के जिंदगी गुजारते चले जाएं, सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर बनते चले जाएं। जो एमफिल है ये बुनियाद होती है पीएचडी की। यूं समझ लीजिए आपने किसी प्रॉब्लम को शुरू किया, उसके ऊपर होमवर्क किया, उसकी बुनियादों पे काम किया, उसका पहले दुनिया ने क्या कर रखा है उसको समझा, उसका कुछ कंट्रीब्यूशन का लेवल समझा। जब आप पीएचडी में जाते हैं तो आप उसी को एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन बुनियादी जो मसला है, एमफिल और पीएचडी सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के लिए और यूनिक किस्म के सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के लिए की जाए, और उन दोनों में फर्क लेवल का है। लेवल का फर्क है, मतलब कंट्रीब्यूटर बनना है आपने। जी हाँ। बहुत शुक्रिया सर। अब मेरा दूसरा सवाल है कि एमफिल और पीएचडी शुरू करने से पहले एक स्टूडेंट में कौन सी स्किल्स का होना जरूरी है? देखिए, एक तो बड़ी क्लैरिटी चाहिए पर्पस की कि आप जिंदगी क्यों गुजारना, जिंदगी कैसी गुजारना चाहते हैं, आपका जिंदगी का मकसद क्या है, और फिर जो आपका जिंदगी का मकसद है, आप किस किस्म के मसले हल करके देना चाहते हैं लोगों को। जो इस वक्त बाकायदा ये शर्त लगा दी गई है कि जो आपका पीएचडी और रिसर्च की तहकीक होगी वो किसी लोकल या रीजनल प्रॉब्लम पे होगी। ठीक हो गया। वो नेशनल प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा के साथ होगी। जब आप वो रिसर्च करने लगेंगे तो उसका जो प्योर और जो है ना अप्लाइड वर्जन वो आपके नॉलेज में होगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि अक़वाम मुत्तहिदा के, उनसे आप उसको जोड़ पाओगे। तो मतलब अब इस वक्त जो स्किल आपका लेवल है वो आपकी अपनी डिजायर से तय होना है कि आप किस किस्म के सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। अगर आपके पास एमफिल पीएचडी करने की कोई वजह नहीं है लेकिन आप कर ही जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि वक्त ज़ाया कर रहे हैं। सर इसी से मुझे एक सवाल याद आया कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे अपने कुलीग्स हैं, मैं अगर उनसे पूछता हूँ कि आप एमफिल और पीएचडी क्यों कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि कुछ ना करने से कुछ करना बेहतर है, या कुछ कह देते हैं कि यार और कोई काम है नहीं करने को तो सोचा एमफिल पीएचडी कर लें। मतलब ब्लाइंडली वो इस डिग्री में चले जाते हैं। तो फिर ब्लाइंडली जो इन्वेस्ट किया लोगों ने उसका आप नतीजा देख लीजिए। आपके यहाँ बेरोजगार पीएचडी की टर्म भी मौजूद है। एमफिल तो अभी मेरा ख्याल है बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिनके पास उनकी मर्जी की जॉब नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब जॉब तो आपको मिल जाएगी एमफिल पीएचडी के बाद, लेकिन क्वेश्चन मर्जी की जॉब का है, एक लेवल की जॉब का, तो वो आप उसमें स्ट्रगल कर। बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने देखा है कि एमफिल के कुछ टीचर्स जो हैं, मतलब बहुत ही लो लेवल पे, बहुत ही कम इनकम पर वो टीचिंग कर रहे होते हैं। तो बड़ा एक अलमिया है कि आपने इतना इन्वेस्ट किया, आपकी डिग्री इतनी अच्छी है, आपका नॉलेज उतना होना चाहिए, लेकिन उसके मुताबिक आपको रिवार्ड मिल नहीं रहा। प्लानिंग, लैक ऑफ प्लानिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। जब भी कोई तालिब इल्म डिग्री में दाखिला लेने लगता है तो ये तो कोई सोचता ही नहीं है कि मैं करूंगा क्या। एक रवाज बना हुआ है कि जी तालीम हासिल की जाएगी, ओके तालीम हासिल कर ली। फिर एक रवाज बना हुआ है कि डिग्री करनी है तो डिग्री ले ली। तो बुनियादी, इंतहाई बुनियादी बातों पे, जो हमारे पाकिस्तान में बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये कि इंतहाई बुनियादी बातें पढ़ के एक खास किस्म का पेपर लिया जाता है, उसके बाद नंबरों के पीछे भागा जाता है या नंबर अवार्ड किए जाते हैं, और एंड पे जो चीज तैयार होती है, नौजवान जो चीज तैयार होता है, प्रोडक्टिव नहीं होता वो ना तो मुआशरे के मसले ही नहीं समझता। जब एक तालिब इल्म का आपने ज़हन ऐसा बना दिया कि उसने नंबर लेने हैं और उसने तारफी बातों पे खुश होते रहना है, भाई तारफी बातें तो इसलिए होती हैं कि आप उसको एडवांस लेवल पे इस्तेमाल कर सकें। अगर आप टर्मिनोलॉजी पे रोक गए हैं तो फिर तो आपकी सारा आपने टाइम वेस्ट कर लिया।
इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई विजन नहीं है, कोई गोल नहीं है, लेकिन आप ब्लाइंडली इसलिए एमफिल कर रहे हैं कि चले फ्री हैं, डिग्री होगी तो एमफिल, तो आप सिर्फ बेरोजगारी में इजाफा कर लें। ऐसा ही है सर? बिल्कुल मेरा आपकी बात से इत्तेफाक है। थैंक यू सो मच सर। सर मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि एक स्टूडेंट को एमफिल या पीएचडी रिसर्च के लिए कोई टॉपिक कैसे सेलेक्ट करना चाहिए? जैसे मैंने आपसे अर्ज की, जो जो उसका पर्पस है, पहले तो उस पर्पस की आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। वो किस किस्म का प्रोफेशनल बनना चाहता है, कहाँ पे कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उस हिसाब से वो टॉपिक पिक करेगा। फिर उसको ये देखना है कि जो मैं टॉपिक पिक कर रहा हूँ उस पर पहले कितना काम हो चुका है और कितने की मजीद गुंजाइश है। अगर किसी शोबे में पहले ही ढेर लगा हुआ है, आप उस ढेर में एक मजीद थोड़ा सा इजाफा आपने कर दिया तो फायदा कोई नहीं है। तो आपने देखना है कि किस सिमत में लोग तहकीक करें तो उनको कैरियर मिल रहा है। अगर तो मिल रहा है तो आप उस सिमत में लगे रहिए। मैं एक थोड़ी हार्ड बात है, थोड़ी सख्त बात है, लेकिन हमारे यहाँ तालिब इल्म सुपरवाइजर की तरक्की का ईंधन रहा है। अब उस सिलसिले में हमने शायद उस कहीं ना कहीं, मैं खुद भी जब मैंने पीएचडी की तो मुझे खुद क्लैरिटी नहीं थी, तो वक्त के साथ साथ जो मुख्तलिफ तजर्बात से गुजरे तो अंदाजा ये हुआ कि चीजें इतनी सीधी नहीं है। तो पहले तो सुपरवाइजर का सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूटर होना जरूरी है। मैं अपने से एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मुझे निकाल दिया जाए यूनिवर्सिटी की नौकरी से तो मैं उसके बाद क्या कर सकता हूँ, मैं उसके अलावा क्या कर सकता हूँ, मेरा कितना इल्म है, मैं कहाँ कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगर सिखाने वाला मुआशरे में उसके पढ़ाने के अलावा कुछ और कर नहीं सकता तो फिर तालिब इल्म भी वैसा ही तैयार होगा। तो ये थोड़ी सख्त बातें हैं, लेकिन अब इनके सोल्यूशन भी हैं। ये पूरी दुनिया में ये डिबेट्स रहती हैं और इन डिबेट्स का हिस्सा बनना जरूरी है। अगर आप इन डिबेट्स का हिस्सा नहीं बनते तो ग्रोथ का अमल शुरू भी नहीं हो सकता। यानी कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सबसे पहले प्रोफेसर को खुद प्रोडक्टिव होना चाहिए, फिर ही वो प्रोफेसर पहले ये बताया मैं कहाँ प्रोडक्टिव हो सकता हूँ, किस जगह अपना हिस्सा डाल सकता हूँ, उसके बाद अगली बात होगी। सही हो गया, जबरदस्त। सर अगला सवाल है मेरा कि इस लेवल पर स्टूडेंट को रिसर्च के दौरान कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखिए, एक तो उम्र के जिस हिस्से में वो होता है ना, घर वाले धीरे धीरे उस पर जिम्मेदारियां डालने का इरादा कर चुके होते हैं, या बाज़ का तो वो कहते हैं कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं, और घर वाले अपनी जगह पे ठीक है। तो बुनियादी तौर पे ये खेल शुरू होता है बच्चे की स्कूलिंग से और कॉलेज से। तो बच्चे को जब आप स्कूलिंग दे रहे होते हैं तो आपने उसको कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके शऊर में इजाफा बंद करते चले जाएं। आप बहुत ही सिंपल है, चैट जीपीटी से पूछ लीजिए, गूगल से पूछ लीजिए कि जिस बच्चे ने मैट्रिक कर ली उसको क्या क्या आना चाहिए। अगर उसने 10वीं जमात तक जो उसको आना चाहिए उसने नहीं सीखा तो अब उसका लैग इकट्ठा होना शुरू हो गया कि इसको ये आना चाहिए था, नहीं आता। फिर जब वो एंटर करेगा तो फिर उसका ये आना चाहिए, आता है तो ठीक, नहीं आता तो प्रॉब्लम है, गैप चलता फिर इसी तरह से अंडर ग्रेड। तो जब वो उम्र में बड़ा होता चला जाता है और ये पीएचडी और एमफिल में आता है तो लैग बाज़ का बहुत ज्यादा हो गया होता है। अब टेक्निकल लैग भी होता है, सोशल लैग भी होता है और सोशल अंडरस्टैंडिंग का लैग भी होता है। तो ये वाला जो लैग है अगर जितना ज्यादा इकट्ठा होगा उतनी ज्यादा मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। तो पहले तो उसकी ये वाली जो है ना लैग्स, इनका कोई इलाज होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना अर्निंग का सिलसिला होना चाहिए। तो इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। एक होते हैं उसके शॉर्ट टर्म अर्निंग गोल्स, एक होते हैं उसके मीडियम टर्म अर्निंग गोल्स, और एक होते हैं लॉन्ग टर्म अर्निंग गोल्स। अब जो लॉन्ग टर्म अर्निंग गोल्स है वो आपके पीएचडी एमफिल के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चा बीएस में नहीं ना कमा रहा तो ये घर वालों के लिए और उस्ताद के लिए परेशानी की बात है। बच्चे को बीएस में जो एडीपी की डिग्री कभी आई थी उसका बुनियादी मकसद ये था कि बच्चा इंटर के बाद कमाने वाली साइड पे आ जाए, और सिखाने वाले पाबंद हैं इस तरह के कोर्सेज डालने के कि बच्चा पहले 4 सेमेस्टर्स में कुछ ना कुछ ऐसा सीख ले कि वो अपनी जिम्मेदारी खुद उठा ले। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सीखने सिखाने की बजाय इस चीज के पीछे रहते हैं कि कहीं से कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, कहीं से कोई एड मिल जाए, स्टिपेंड मिल जाए। तो वो एक हद तक तो ठीक है, लेकिन 4 साल के बाद भी अगर डिपेंडेंट चाइल्ड ही सामने आना है या डिपेंडेंट प्रोफेशनली सामने आना है तो फिर आपने वक्त ही जाया किया और पैसा भी जाया किया। तो यहाँ पर एक काबिल गौर बात है पेरेंट्स के लिए कि अगर आपका बेटा या बेटी इंटर के बाद अगर वो अर्निंग नहीं करे तो ये फिक्र की बात है। इंटर से थोड़ा आगे आ जाइए, जब वो पहले 4 सेमेस्टर गुजार लेते हैं तो तब तक उनकी नो हाउ डेवलप हो जानी चाहिए। सही और अर्निंग भी कोई बहुत हार्ड काम नहीं है, इनफ वो अपने खर्चे उठा सके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसको आता हो। आज के दौर में सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता हो तो जो नौजवान है वो खासा कमा सकता है। सही हो गया। और जो फ्रीलांसिंग है उसने तो पूरी की पूरी एक नई मार्केट खोल दी है, और बहुत सारे नौजवान ऐसे हैं जो अब मैट्रिक से अर्निंग शुरू कर देते हैं।
ठीक हो गया। तो अब थोड़ा सा, क्योंकि हम सोशली और इकोनॉमिकली चैलेंज्ड मुल्क हैं, तो हमारे जो नौजवान हैं उनको नए रास्तों की तलाश करनी पड़ेगी। सही हो गया, सही हो गया, बहुत शुक्रिया सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टूडेंट जब अपना सुपरवाइजर सेलेक्ट करता है तो उसको अपने सुपरवाइजर में कौन सी क्वालिटीज देखनी चाहिए? देखिए, ये जो सुपरवाइजर सिलेक्शन होती है ना, ये वो शादी के लिए सिलेक्शन से भी तगड़ा काम है। ठीक हो गया। क्योंकि सुपरवाइजर ने आपकी सोचों को शक्ल देनी है, आपके कैरियर को शक्ल देनी है, आपकी सारी की सारी, जो यूं समझ लीजिए आपका हाथ थामना और आपको प्रोफेशनल दुनिया में लेके जाना है। अगर उनकी उनकी अप्रोच पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। फिर ये जो सुपरवाइजर के साथ आपका ताल्लुक होता है ना, जैसे मियाँ बीवी के ताल्लुकात में अगर साल 6 महीने बाद फर्क आ जाए और डाइवोर्स की कोई खुदा ना खास्ता कैफियत हो, तो वो एक लेबल लग जाता है। तो यहाँ पे भी वही लेवल, अगर स्टूडेंट सुपरवाइजर के बीच में डिफरेंस आता है तो वो भी इट्स काइंड ऑफ एकेडमिक डाइवोर्स। तो वो दोनों के लिए फिर मसला बन जाता है कि जी ये रिश्ते को हम आगे कैसे चला पाएं। तो इसमें आपको उसका मिजाज देखना है, उनकी एकेडमिक कैपेसिटी देखनी है, उनकी टॉलरेंस देखनी है। तालिब इल्म को नया आइडिया लेके आना है। तालिब इल्म जब नया आइडिया लेके आए, अगर सुपरवाइजर साहब की ईगो इसी बात पे हर्ट हो जाती है कि जी मेरा तालिब इल्म मेरे से आगे जा रहा है, तो भाई फिर काम तो यहीं पे खराब हो गया। तालिब इल्म के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा सुपरवाइजर है उसका ज़र्फ कितना है कि अगर मैं अपने उस्ताद से आगे जाऊं, और बुनियादी तौर पे मेरा काम ये है कि मेरा तालिब इल्म मेरे से आगे जाए। बिल्कुल ऐसे। मेरी कामयाबी ये है कि मेरा तालिब इल्म मेरे से ज्यादा कामयाब हो। लेकिन प्रैक्टिकली ये कहना आसान है, करना थोड़ा हार्ड है। तो जो तालिब इल्म है, जब वो नया आइडिया लेके आए तो सुपरवाइजर के अंदर इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो नई बात सुन सके, बर्दाश्त कर सके। तो ये सारी चीजें देखनी है। बड़ा लंबा चौड़ा होमवर्क है इसका। पूरा सुपरवाइजर के ऊपर साल 6 महीने के लिए आप होमवर्क करते हैं, फिर उनके पास जाते हैं। अगर ये हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि जिस दिन पीएचडी में लोग एडमिशन लेने आते हैं उस दिन आगे ढूंढ रहे होते हैं कि मुझे आज के दिन में ही सुपरवाइजर मिल जाए। तो जो कि इंतहाई गलत फैसला है, इंतहाई गलत अप्रोच है कि आपने होमवर्क किया नहीं, आप किसी के पास चले जाते हैं और आप अपनी जिंदगी की डोर उनके हाथ में थमा देते हैं। उन साहब की मर्जी, फिर वो आपके साथ जो भी सलूक करें। बिल्कुल। और वैसे किसी सुपरवाइजर को भी बगैर होमवर्क के तालिब इल्म को नहीं लेना चाहिए। सुपरवाइजर को भी तालिब इल्म पे 6 महीने 1 साल नजर रखनी चाहिए कि बतौर तालिब इल्म जब मैंने इसके साथ मिलकर कोई प्रोजेक्ट शुरू करना है तो वो कैसा होगा। एक दुआ की जाती है कि अल्लाह बचाए बुरे दोस्त से, अल्लाह बचाए बुरे शरीके हयात से, और अल्लाह बचाए बुरे तालिब इल्म से। ठीक। तो ये जो तालिब इल्म है, ये जितना बुरा शरीक हयात आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करता है, जितना बुरा दोस्त आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करता है, उतना ही बुरा तालिब इल्म भी आपके इमोशंस को डिस्टर्ब करता है। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम है, ये इतनी आसान गेम नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सुपरवाइजर स्टूडेंट रिलेशनशिप जो है, अगर वो दोनों साथ हैं और एक रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तो अगर उनका रिलेशनशिप ही थोड़ा सा बेटर या अच्छा नहीं हो पा रहा, तो फिर तो उनकी रिसर्च जर्नी पर बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। देखिए, मेरा तालिब इल्म अगर मेरे से बहुत फ्रैंकली बात नहीं कर पा रहा तो रिसर्च का क्यों नहीं है। वो मैं भी गलत हो सकता हूँ, वो भी गलत हो सकता है। ठीक हो गया। तो हम दोनों को एक दूसरे की गलती टॉलरेट करनी चाहिए। ठीक हो गया। अब अगर ये है कि जी, अब हमारे यहाँ, वो मैं अपने स्टूडेंटों को कहा करता हूँ कि महबूब की बेवफाई आज भी बहुत पीछे है। जो तालिब इल्म की बेवफाई है, वो हमसे जब कॉन्सेंट लेते हैं तो उस वक्त ये कहते हैं कि सर हम काम में कोई आपको वो शिकवानी का मौका नहीं देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। और जैसे ही हम उनको कंसेंट दे देते हैं, चंद दिनों के बाद हम ढूंढ रहे होते हैं और तालिब इल्म मिल नहीं रहा होता। तो अब अगर वो मेरे पास आए और उसको देख के मुझे याद आ जाए कि इसने आना तो 2 दिन पहले था और ये आया आज है, 2 दिन ज़ाया करके, तो फिर कभी कभार हो तो ठीक है। हाँ। लेकिन अगर हर दफा ही 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन तालिब इल्म ज़ाया करके आएगा तो फिर रिसर्च का वाइब नहीं बनती, फिर ताल्लुकात खराब वाली साइड पे चले जाते हैं। सही हो गया। मतलब इसमें स्टूडेंट को खास ख्याल रखना चाहिए। ये दोनों साइडों पे है, दोनों साइडों पे है। तो दोनों साइडों पे अगर ये मामला ठीक चले तो फिर बेहतर टॉलरेट होना चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस तरह से स्टूडेंट्स अपने आप को मोटिवेटेड और प्रोडक्टिव रख सकते हैं अपनी लॉन्ग रिसर्च जर्नी में? अगर आपके पास मैप पूरा बना हुआ है ना कि आप अब कहाँ पे और आप कहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, और आप वो चैट जीपीटी के बाद वो मैप बनाना भी मुश्किल नहीं रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आपके लिए ये समझना बहुत ही आसान होता है कि मैं अपना कितना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, कितना मुझे मजीद करने की जरूरत है। ये और बात है कि जब आप आगे बढ़ते जाते हैं तो आपको और इंटरेस्टिंग चीजें सामने आती हैं, काम और निकलता आता है। लेकिन आपको ग्रोथ अपनी विजिबल होती है अगर आपके पास प्लान हो।
अगर आपके पास प्लान ना हो तो फिर वक्त के साथ साथ लोग आपसे पूछना शुरू कर देते हैं आपका कितना काम हो गया, और ये पीएचडी में बड़ा बोरिंग और बड़ा स्टूपिड सवाल होता है, क्योंकि बाज़ का तो नहीं अंदाजा होता कि कितना काम हो गया। तो अगर क्लैरिटी होगी तो ये सवाल का जवाब देना अपने आप को और लोगों को निस्बतन आसान होता है, वरना ये मुश्किल होता चला जाता है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रोग्राम्स के दौरान अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश करने का क्या किरदार होता है? रिसर्च पेपर में तो देखिए ना, पहले आपने एक लेवल आइडेंटिफाई करना है कि जिस सिमत में मैंने काम शुरू किया उसमें पहले कितना काम हो चुका, कौन से ग्रुप्स काम कर रहे हैं, किन ममालिक में काम हो रहा है, काम का मयार क्या है। जब आपको ये सारी चीजों का पता होगा तो आपका काम उस मयार का होगा या उससे बेहतर होगा तो पब्लिश होगा। ठीक है। अगर आपने काम किया, वो जो पहले प्रोफेसर उसमें हैं, एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, और आप उनसे बहुत ही नीचे के लेवल का काम कर रहे हैं, तो किधर पब्लिश होना है। फिर वो एक और तरीकाकार है कि जी आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, $1000 लगाने पड़ेंगे। तो फिर एक रास्ता वो भी है जो बदकिस्मती से बहुत सारे लोग उसका भी इंतखाब करते हैं, या बाज़ औक़ात वो ओपन एक्सेस के चक्कर में लोगों को ये रास्ता लेना पड़ता है, तो लेकिन वो काफ़ी एक्सपेंसिव रास्ता है। तो तरीकाकार तो इसका यही होता है कि जी आप कुछ होमवर्क करें, पहले मयार का तयन करें कि किस मयार का मेरा काम होगा तो पब्लिश होगा, वरना नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हालात कुछ अलग हैं। अब जो मेरे ही अपने दोस्त हैं जो एमफिल और पीएचडी कर रहे हैं, तो मेरा पहले ही अगर उनसे सवाल होता है वो यही होता है कि वो किस टॉपिक पर सर्च कर रहे हैं। फिर मैं उनसे ये पूछता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है, तो वो मुझे फ़ायदा बता ही नहीं पाते, लेकिन उनके पेपर भी पब्लिश हो जाते हैं। तो ये क्या चीज़ है? देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, मैं उनकी गहराइयों में तो नहीं जाना चाहता, उनकी डिटेल्स में भी नहीं जाना चाहता। अब उस साइड पे चीज़ें आ गई कि जो आपका पेपर है, आपको पेपर पब्लिश करने के बाद इम्पैक्ट फैक्टर बताने के साथ साथ लोग अगला सवाल ये पूछ लेते हैं इम्पैक्ट क्या है। तो अब ये डिबेट थोड़ी चेंज हो रही है, जो पीएचडी पॉलिसी है वो चेंज हो चुकी है, एमफिल के मयार भी बदल रहे हैं, लेकिन ये आप जैसी डिग्री ढूंढने निकले वैसी मिल जाती है। तो इस वक्त आपको कोई ये कहता है ना मैं डिग्री मुकम्मल करनी है, तो डिग्री मुकम्मल करना खुद, और आपने किसी ऐसे तरीके से मुकम्मल कर ली जिसके साथ आपको खुद भी क्लैरिटी नहीं है, तो डिग्री तो आपको हर जगह मिल रही है, डिग्री तो बिक रही है। डिग्री हासिल करना तो आपको रूल्स का पता हो, और रूल्स को पता करते करते आप रिक्वायरमेंट्स पता करते चले जाएं, तो डिग्री तो आप आजकल कहाँ नहीं मिल रही। तो डिग्री तो इतना बड़ा मसला ही नहीं है। फिर आई थिंक यही वजह है कि अगर वो अपने पेपर्स को, रिसर्च को इतना प्रोडक्टिव नहीं रखते, तो वो डिग्री करने के बाद भी बेरोजगार ही रहते हैं। देखिए, प्रोडक्टिविटी भी तो फिर डिफाइन करने की जरूरत है ना, कि आप किस चीज को प्रोडक्टिव कहते हैं। अच्छा। अगर आपकी प्रोडक्शन का ताल्लुक इस बात से है कि आप सोसाइटी के किस सेगमेंट में जाके सर्व कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन का कुछ मामला बेहतर रहे, तो फिर तो चीजें और हैं। मैं जब इस तरह की बात करता हूं, तो जब मैंने पीएचडी की थी तो ऑनेस्टली मुझे नहीं था पता, मैं अपने तालिब इल्मों के ऊपर क्यों भी ये ब्लेम डालूं। तो एक खास तरह से आप एक प्रोसेस से गुजरते हैं और आपको पीएचडी मिल जाती है, और पीएचडी करने के बहुत साल बाद तक भी मुझे नहीं था पता। अब लेकिन चेंज का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में वक्त के साथ साथ मारें पड़ी तो कुछ हमने सीख लिया, आप तालिब इल्म को बताते चले जाते हैं कि भैया ये करोगे तो ठीक है, ये करोगे तो ठीक नहीं है। तो जो इस वक्त लर्निंग का जर्नी, अगर आप 2010 मॉडल में खड़े हैं या 2007 मॉडल में खड़े हैं और इस वक्त 2024 है, तो 2010 या 7 या 15 की जो चीजें हैं वो 2024 में चलेंगी नहीं। सही हो गया। तो अब तो आपको वक्त से 5 साल आगे सोचना होता है कि 5 साल बाद क्या चीज़ की ज़रूरत होगी। अब ना मुझे एक बात याद आ गई कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुल्तान की एक यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है। तो उनकी जो रिसर्च का टॉपिक था वो मैंने उनसे मंगवाया कि आपका जो पेपर है वो मुझे भी काइंडली दिखाएं। तो उसमें उन्होंने मुझे बताया कि जो ग्राफ बनने चाहिए थे उनकी रिसर्च में, वो अपवर्ड होने चाहिए था, उनका जो स्लोप होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने उनको ड्रा किया तो ग्राफ मेरे नेगेटिव स्लोप में चले गए। तो मैंने कहा, फिर उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ी सी बीच में चेंजिंग करके ना उनको पॉजिटिव स्लोप बना के पेपर पब्लिश करवा दिया। तो ये क्या चीज़ें मतलब चल रही हैं? देखिए, सारी चीज़ें चलती हैं, मैंने आपसे ये कहा कि सारी, ये एक्चुअली ये एक तरह से खुद को धोखा देने वाली बात है। सही। तो कभी कभी तो आपके इस तरह से जो चीज़ें हैं ये फ्लूक लग जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वो डिग्री के हुसूल को एक इस तरह का चैलेंज बना दिया गया कि उसमें फेयरनेस बहुत ही कॉम्प्रोमाइज्ड है। ठीक हो गया। बाकी कोई कहे कि जी रिपोर्टें या डिफेंस या एग्जाम्स, तो ये क्लैरिटी भी उतनी मीनिंग नहीं रखती जब तक तालिब इल्म अंदर से ये फील नहीं करता, किसी को कायल नहीं कर पाता कि मेरे काम का क्या फायदा है। अगर वो कायल कर पाए
तो फिर तो फायदा है। और अगर वो नहीं कर पाता तो रस्में आप जितनी मर्जी पूरी कर लें, आप पर्चे पूरे पब्लिश कर लें, आप डिग्रियां ले लें, आप स्लोप को नीचे से नीचे नीचे से ऊपर करते चले जाएं, भी ये खुद को धोखा देने वाली बात है। अब मैं जिस तरह का की पीएचडी मैंने की थी, मैं अपने तालिब इल्म को आज भी वैसी पीएचडी कराऊं तो मैं बहुत बुरा करूंगा उसके साथ। सही। जिस तरह की मैंने पीएचडी की है, मेरे जो थीसिस को अगर मेयार बनाया जाए और मेरा तालिब इल्म वैसा थीसिस लाके कह दे मुझे कि सर इस पे मुझे पीएचडी दी जाए, तो शायद अब भी किसी कानून की इंतहाई कमजोर शिक के तहत उसको पीएचडी मिल जाए, लेकिन वो पीएचडी उसके किसी काम की नहीं। सही हो गया। तो मुझे ना इस पर एक बात याद आ गई सर, कि जब मैं आपके पास रिसर्च के लिए आया था 8वें सेमेस्टर में, तो आपने एक मुझे कोई टॉपिक दिया था और एक रिसर्च पेपर दिया था जो आपके किसी स्टूडेंट ने पब्लिश किया हुआ था। तो आपने कहा था कि इसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं पहले 2 महीने आपको ये साबित करता रहा कि सर ये पेपर गलत पब्लिश हुआ है, ये एक्यूरेट नहीं है। मुझे ये याद नहीं है कि कौन से पेपर की बात कर रहे हो, लेकिन मेरे पेपरों की बाद में गलतियां निकली हैं, तो मैं अब क्या करूं, ये एकेडमिक काम है, तो एकेडमिक्स में बाज़ गलती निकलती है, मुमकिन है आपने निकाल ली हो। तो 2 महीने मैंने आपको ये साबित करने में लगा दी कि नहीं सर ये पेपर गलत है, आप गलत हैं, लेकिन आप नहीं माने, लेकिन एंड पर आपने मान लिया कि हाँ ये पेपर गलत है। तो फिर 2 महीने जब रह गए थे, फिर आपने मुझे एक नया टॉपिक दिया। मेरी बात सुनो, अब मुझे ना अभी याद नहीं आ रहा, तो मैं इसके बाद देखता हूँ कि मेरी कौन सी वैलिड गलती है। ये पुरानी बात है, मेरे ख्याल 19 की बात। जी 2019 की बात है। तो मुमकिन है भाई गलती हो। सही। अगर मैंने एंड पे मान लिया, हाँ, तो देखो एक फितरी सी बात है, मुमकिन है पहले हो सकता है इस दौरान में कहीं आपको कोई घूरी भी डाली हो कि आप गलत बात कह रहे हो। हाँ, आप पहले 1 महीना तो नहीं माने, लेकिन तो मैं स्टिल रहा कि नहीं यार ये चीज है ही गलत, मैं इसके अभी लेकिन ये क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा और आपने अभी इसकी निशानदेही की है तो इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो, लेकिन ये सारा कुछ होता है, बाजुकात कई दिनों के बाद समझ आती है कि तालिब इल्म ठीक कह रहा था। सही। ये सारी फितरी बातें हैं, इसमें कोई अननेचुरल बात नहीं है। बहुत दिनों बाद ये एहसास होता है भाई मैं गलत। सही। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। एकेडमिकली मैं इस पे कोई बहुत शर्मिंदा नहीं हूँ, मैं आपको साफ कहता हूं। ठीक। नहीं, मेरी आपसे कोई मतलब नहीं था, लेकिन मुझे याद आ गया। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ना क्योंकि मैं ये समझता था कि जो पेपर पब्लिश हो जाता है उसमें गलती नहीं होगी, वो बड़ा मतलब कि चाहे जो पब्लिश करने वाले होंगे शायद वो उसको बहुत दफ़ा देखते होंगे, तो मेरी कुछ सोच ऐसी थी। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जो नेगेटिव स्लो को पॉजिटिव कर दिया गया, तो ये तो नॉर्मल है, कोई भी पब्लिश। देखिए जो लिटरेचर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बहुत दफ़ा ओवरलुक हो जाती हैं। लिटरेचर में एक रिव्यू का प्रोसेस होता है। ठीक है। तो बाज़-औक़ात बहुत साल बाद आपकी मिस्टेक्स आइडेंटिफाई हो जाती हैं। बाज़-औक़ात कोई बंदा और पेपर रिव्यू कर रहा होता है, वो उसकी गलती निकालता है और नया पेपर पब्लिश हो जाता है। हाँ, ये भी। और ये इसका मेरे से नहीं, मतलब दुनिया में जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिसर्चर्स हैं, ये बहुत सारे लोगों के साथ ये हो जाता है। सही हो गया। तो अभी बहरहाल मैं अपने पेपर को देखूंगा। और एक बात मुझे और याद आ गई कि मेरे एक दोस्त है स्कॉलरशिप पे चाइना पे। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई आप चाइना में हो स्कॉलरशिप और उन्होंने आप पे इन्वेस्ट किया है, ऐसा ही है ना, वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप कोई ज़ाहिर उनके लिए कोई प्रोडक्टिव काम करेंगे। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई कौन सा काम ऐसा कर रहे हो यार, मुझसे भी शेयर करो, मैं भी देखूँ आप क्या कर रहे हो। तो उनके आगे से जो जवाब होते हैं वो ये कि यार क्या काम है, मैं तो बस इंजॉय करने आया हूँ यहाँ पर, 2 साल निकाल रहा हूँ बस ऐसे वैसे। और वो अब पाकिस्तान वापस भी आ रहा है और वो आई थिंक वीडियो देखेगा तो वो समझ भी जाएगा। लेकिन मतलब ये बाहर के मुल्कों में भी चलता है। देखो एक तो समझ लो कि बहुत सारी जगह पे थोड़े कंट्री निज़ाम इतना ताकतवर है कि छोटी मोटी कमजोरियां निज़ाम अपने अंदर कवर कर लेता है। सही हो गया। आपका जब बिजनेस ठीक हो जाता है ना, तो और ओवरऑल आपका सिस्टम काम करना शुरू हो जाता है, तो जो एकेडमिक गलतियां हैं वो कवर में चली जाती हैं। सही हो गया। और जब गलतियां दाएं बाएं इतनी हों तो फिर एकेडमिक गलतियां भी विजिबल होंगी, बाकी गलतियां भी विजिबल होंगी। और इस पे फिर किसी टाइम बात कर लेंगे कि जो हमारे लोग बाहर पीएचडी करने जाते हैं। अब पीएचडी भी बाहर भी 2 तरह की होती है। एक वो पीएचडी होती है जिसमें वो आपसे प्रपोजल लेंगे, आपके प्रपोजल को क्वेश्चन करेंगे, आपके प्रपोजल को क्वेश्चन करने के बाद आपका प्रोजेक्ट इतना शानदार होगा कि उस मुल्क को आपकी तहकीक से फायदा हो, इसलिए वो आप पे इन्वेस्ट भी करेंगे, आपको वहां पे रखेंगे, सारा कुछ करेंगे। ठीक हो गया। एक दूसरा तरीकाकार भी है। दूसरा तरीकाकार ये कि आप वहां पे जाके किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। सही। उस प्रोजेक्ट की लेबर के तौर पे काम करेंगे, प्रोजेक्ट की कुछ बातें समझ पाएंगे, कुछ बातें समझ नहीं पाएंगे। ठीक हो गया। और आप अपने हिस्से का उतना काम करेंगे, पार्ट बन जाएंगे आप अपने हिस्से का उतना काम कर लेंगे, उसको करने के बाद आपके पास एंजॉय करने का टाइम भी होता है, बाकी सारी चीजें भी होती हैं। और उन्होंने आपको डिग्री दे देनी है तो उन्होंने आपसे सर्विसेज तो नहीं लेनी। हाँ,
तो इसलिए वो किसी को भी अपनी जरूरत का काम करने के बाद उसको डिग्री दे दो तो कोई क़यामत नहीं आती। ठीक हो गया। अगर वो पेपर का भी हिस्सा है, वो प्रोजेक्ट का भी पार्ट रहे हैं, तो प्रोजेक्ट करने वाले ने कुछ काम किया, कुछ एंजॉय किया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब फिर अगेन सवाल वहीं जाके खड़ा हो जाता है कि सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के लिए वो बंदा कितना तैयार है। हाँ, यही अगर वो सोशो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के लिए तैयार है तो डिग्री सूदमंद है, और अगर नहीं तैयार तो काम खराब है। बिल्कुल काम खराब हो गया। अब इसी से लास्ट सवाल है मेरा कि जो स्टूडेंट्स एमफिल और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई करते हैं, उनको आप क्या नसीहत करना चाहेंगे? देखिए, अप्लाई तो सबको करना चाहिए और साथ क्लैरिटी भी चाहिए। ठीक है। जो तालिब इल्म एकेडमिक रास्ते पे निकल आया ना, पहले लेवल पे उसको अपने ना शॉर्ट टर्म अर्निंग प्लान्स बना लेने चाहिए बीएस के डिग्री के बहुत ही शुरू में। ठीक है। फिर उसको अपने मीडियम टर्म कैरियर प्लान्स पे जाना चाहिए। और एकेडमिया का इंडस्ट्री से हमेशा ताल्लुक रहता है, तो अगर वो किसी इंडस्ट्री में जॉब करता है और वो इंडस्ट्री में जाके किसी खास लेवल पे पहुंच जाता है और वहां पे उसको लगता है कि मेरी ये खास स्किल है जो सिर्फ मेरे पास होगी और मैं इंडस्ट्री के फायदे का भी होऊंगा, तो उसको हायर एकेडमिक परसूट की तरफ भी जाना चाहिए। ठीक हो गया। तो प्लानिंग में फिर अगेन वही कि जी जो लर्निंग, अर्निंग और कंट्रीब्यूशन की सलाहियत को ही बुनियादी बात मान के चला जाए। सही हो गया। जब तक हम ये नहीं करते तो हम अपनी जो मायूसियां हैं उनको बढ़ाते चले जाएंगे। किसी भी कौम के पास जो उसके नौजवान होते हैं वो बहुत बड़ा एसेट होते हैं, या फिर वो बहुत बड़ी लाइबिलिटी होते हैं। एसेट वो तब बनेंगे अगर आपने उनकी ठीक तरबियत कर ली, लाइबिलिटी वो तब बनेंगे अगर आपसे उनकी तरबियत ठीक ना हुई। तो अब एसेट बनना है या लाइबिलिटी बनना है, ये नौजवान के भी इख्तियार में है और बनाने वालों के भी इख्तियार में। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, आपके कीमती वक्त का और आपकी कीमती राय का। मैं हाजिर जनाब। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।